आज हम 2025 के जो बोर्ड का पेपर हुआ था मैथ का, उस मैथ के पेपर से हमने यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो हम इन लेक्चर में, ये 2-3 लेक्चर होंगे, इसमें हम केवल 2025 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर के बोर्ड के अंदर। और ऐसे ही हम 2024 के भी करेंगे, 23 के भी करेंगे, जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन होंगे, जो नया पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हम वो सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और 23 तक मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 23, 24 और 25, ये क्योंकि एक थोड़ा सा नया पैटर्न बना है कोरोना के बाद में, तो हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप देखना कि कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, जो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का चैप्टर आता है, और यहाँ से केस स्टडी भी बन जाती है। तो आपको इस चैप्टर को केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है। देखो, ज्यादातर केस स्टडी जो बनती है वो या तो किसी ज्योमेट्री फिगर बन रही होगी, और या कुछ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले पर ज्यादातर बन जाती है। अब ये हमारे यहाँ पर जो है सिलेबस है कि ये कॉम्पिटेंसी, इन्होंने बोला हुआ है कि जो कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर ये किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप यहाँ पर देख लेना। और ये आप अगर पढ़ोगे तो पढ़ने से आपको पता नहीं लगेगा कि कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर ये किस टाइप का क्वेश्चन सेट बनाते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पिछले साल के, तब आपको पता लगेगा। और आपको पिछले साल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाने चाहिए, क्योंकि एक वो बेसिस देते हैं आपको कि हाँ, आपका माइंड सेट तैयार करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप क्या पूरी तरह से एनसीईआरटी पर डिपेंड होकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कोई पहले ऐसा नहीं है कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन ले लिए मैंने। जितने भी सेट खुले थे, सभी सभी से जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, सारे मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो सीक्वेंस से नहीं चलेगा यहाँ पर। सीक्वेंस का मतलब कि भाई मैंने या तो सेट 1 ले लिया, सेट के सारे क्वेश्चन बंद करो, मैंने यहाँ पर होगा तो कुछ ऐसे ही, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने केवल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले सारे डिस्कस करूंगा, वो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पर मार्क्स को जो है मेंशन कर रखा है। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री, जो पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3a, 4a फ्रॉम द बाई एक्सिस। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, और मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो काफी आपको उनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें छोटी छोटी गलती कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है आपको। तो देखो, ये ओरिजिन होता है, इसके ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और ये जो आप लाइन देख रहे हो, लेटी लेटी लाइन, इसको हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये जो लाइन सीधी खड़ी हुई वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। अब देखो, यहाँ उसने बोला है 3, जो कोऑर्डिनेट है 3,4a, तो ये कहीं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। 3,3a, 4a, ये ऐसा कुछ यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब अगर आप देखो तो 3a को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझने वाली बात है। 3a जो होती है वो बाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ये होती है। अब जरा मैं आपको एक ग्राफ में आपको मैं जो है रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, और उसका आप फिर देखना कि ये मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसे हम यहाँ पर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही एक ग्राफ लेता हूँ, और उस ग्राफ में मैं आपको, तो अब देखना मुझको यहाँ पर 3a रिप्रेजेंट करना है। तो 3a मैं कहाँ करूंगा, मैं बस ये सोच लेता हूँ मेरे पास 3 और 4 है। ठीक है, जो मुझको रिप्रेजेंटेशन करना है वो 3a और 4a का रिप्रेजेंटेशन करना है। अब जरा अच्छे से समझना, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। बाई एक्सिस पर ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 3 होता है, और ये 4 होता है। ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन करना हूँ इसी में छुपा हुआ है उसका आंसर। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 4 यहाँ, 3 यहाँ, तो ये पॉइंट है ये। तो 3a, 4a, मैंने इन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे।
तो ये जो 3a डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये 3a डिस्टेंस कहाँ से है, यहाँ से है। ये ओरिजिन है ना, ये 0,0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 3a। ये भी 3a है, ठीक है, ये भी 3a है। जितनी भी डिस्टेंस बाई एक्सेस से होगी ये भी 3a है, और ये भी 3a है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ से जो बाई एक्सेस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सेस, ध्यान से देखने की जरूरत है। डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सेस, तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सेस कितनी है यहाँ पर, 3a। इससे कितनी डिस्टेंस पर है ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, 3,4a, 3a, 4a, ये जो लिखे हुए हैं, इसको अगर मैं a देता हूँ, ऐसे ही अगर मैं ये पूछूं कि ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, इनकी बाई एक्सेस से कितनी डिस्टेंस है, तो बाई एक्सेस देखो जरा क्या है। तो बाई एक्सेस है ये, तो ये कितनी डिस्टेंस है, 4। और ये कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पर दूसरा एक वो लेता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझो, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बाई एक्स, ये एक्स एक्सेस डिस्टेंस है। ये यहाँ पर देख रहे हो, ये एक्स एक्सेस डिस्टेंस है, और ये कितनी है, ये 4 है। तो इससे क्या पता लगता है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, वो कितनी है, 4a। आप समझ रहे हो? तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो पूछा था ये जो पॉइंट दे रखे हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनकी डिस्टेंस पूछ रहा था वाई एक्सेस से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो वाई एक्सेस पूछ रहा है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट देख लो। सिंपल सी बात, अगर आपको वो नहीं समझना, अगर वो बाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप जो है एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसमें कौन सा होगा, मतलब अबसीसा कौन सा होगा, अबसीसा होगा 3a। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3a। एक और चीज, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, याद रख लेना, इसमें क्वेश्चन पूछे गए इसमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पर इसके नंबर भी लिखे हुए हैं। इफ द पॉइंट्स ए, मतलब पॉइंट्स दे रखा ए, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है 6,1, बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है पी, जो P,2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9,4, एंड डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है 7, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, हेंस चेक द वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला आप यहाँ पर जो भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आपको पैरेललोग्राम की जो है प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में हम इसको यहाँ पर देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मैं कभी आपको सोच रहे हो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। हाँ, उसमें जरूर इस टाइप का मतलब इस टाइप के जो बेस क्वेश्चन है उसमें कुछ उसने दिया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो अगर मैं आपको सीक्वेंस कंसीडर करना है यहाँ पर ABCD, एक बात तो ये, आपको ABCD लिखना है, PQR नहीं लिखना है, क्योंकि उसने यहाँ पर बोला है पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 6,1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर, P,2, और सॉरी ये 2 है, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 9,4, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 7, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे दिए। अब देखो, जिनको मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो मैं यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठना है। हालांकि मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा जहाँ भी जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले होंगे, क्योंकि फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा इसका। तो देखो, आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ भी दे लेता हूँ मैं इसको अभी, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, PQRS। तो अपोजिट साइड कौन सी होगी, अपोजिट साइड है एक ये PQ, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, RS। तो ये कैसी होती है, यहाँ पर मैं पैरेलल की बात नहीं करूंगा, केवल इक्वल की बात करूंगा। तो PQ इक्वल टू RS, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही ये जो RQ देख रहे हो और ये जो PS है, ये दोनों इक्वल होती है, तो RQ इक्वल टू PS, ये दोनों इक्वल हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा,
इसके जो डायगनल्स, अब डायगनल्स क्या होते हैं जरा देखो यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये, इसकी वर्टेसेस को मिला दो, अपोजिट वर्टेसेस, तो ये जो डायगनल है, ये दो डायगनल बने, तो कौन कौन से, एक तो पी आर और एक कौन सा बना, एस क्यू। देखो ये पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते, समझ में आया, ये पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब जैसे उसने ये बोला है क्या ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा। तो देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मैं यहाँ पर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी होती है, मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है ये पैरेललोग्राम के लिए भी वैलिड होता है और ये रेक्टेंगल के लिए भी वैलिड होता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अगर मुझको इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, अगर ये चेक करना है ये रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे, और मैंने अगर इसके डायगोनल्स निकाल लिए वो दोनों एक जैसे आ गए, तो मैं ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर एक जैसे नहीं आए, उनकी जो लेंथ है वो एक जैसी नहीं आई, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। आप समझ रहे हो, तो आपको पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, जो यहाँ पर हम, देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा, तो क्वेश्चन को शॉर्ट रखना है। पैरेललोग्राम में इसके डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम बता रहा हूँ यहाँ पर, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो इसके दो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वो, अगर ये सपोज करो पी क्यू आर एस, तो ये जो पॉइंट है मैं इसको यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, लेट से ए दे देता हूँ, स्मॉल ए। तो ये जो स्मॉल ए है और ये जो आप डायगोनल देख रहे हो इसका पी आर, इसका मिड पॉइंट है। ये जो ए है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, आप समझ रहे हो ना। ये जो है मतलब कैसा, अगर पी आर की जो डिस्टेंस है मान लो 12 सेंटीमीटर की है, तो पी ए और ए आर कितने होंगे, 5-5 सेंटीमीटर के। ये मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद में ये जो ए है, ये एस क्यू का भी मिड पॉइंट है। ए जो है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। इसका भी मतलब ये, अगर ये जो एस क्यू है पूरी लाइन में, यहाँ पर वैसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि इतना ही होगा, अगर ये सपोज करो जो एस क्यू है इसकी लेंथ 8 सेंट, हम यहाँ पर ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर का, तो ये और ये बराबर डिस्टेंस है, तो मतलब हम बोलेंगे कि जो ए है वो मिड पॉइंट है। तो ये दो, जब मिड पॉइंट होता है तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 अपॉन x2। मिड पॉइंट के जब भी कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, जैसा यहाँ देखो अभी एक और चीज बताता हूँ आपको। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसको कुछ भी दे दो तो ए, और यहाँ पर x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और यहाँ पर मैंने बी पॉइंट दे दिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 है, तो इसके बीचों बीच जो पॉइंट होगा मैं इसको p दे देता हूँ। इस बीचों बीच का मतलब हो गया, अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर का तो 10 सेंटीमीटर ये होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये एकदम बीच में हो गया, मिड पॉइंट बोलेंगे इसको। तो p जो है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x कोमा y होते हैं, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जब भी हम मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू x1 अपॉन x2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो हम मिड पॉइंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैं सब इरेज करने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको इनके बारे में अच्छे से मतलब पता होने चाहिए। तो जिनको ये फॉर्मूले मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है, तो उसके जो 3 मार्क्स है उसके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और जिसके ये नहीं है तो देखो आपको जो है कम आपकी परसेंटेज बनेगी, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जो है डायगोनल्स भी बना लेते हैं हम।
इरेज हो गया। डायगोनल्स हम बना लेते हैं, आप डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ P, और ये जो P दिया है मैंने, इसको मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, ये P, और इसके जो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर ये लेट, ठीक है। आप देखो डायग्राम बना के ऐसे सारी चीजें दिखा सकते हो, आपको थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी। बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, एनसीआर जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं उनमें वही रटने वाली आदत होती है, तो वो अगर एनसीईआरटी में उसको जरा सा भी कुछ नहीं दिया गया तो फिर वो जरा सा भी आगे नहीं लिखेंगे, अपने एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। अरे थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करो, क्वेश्चन उसके अंदर थोड़ा सा, उसको भी एग्जामर को भी लगता है कि आपको नॉलेज होती है, आप ये सब करोगे तो उसको पता लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है जो एनसीईआरटी में 4 पेज है तो उसी में सब कुछ करना होता है। जहां डायग्राम नहीं बनाना है मत बनाओ, लेकिन कोशिश करो उसको अच्छे से समझा दो डायग्राम बनाकर। डायग्राम आपकी जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इन्हांस कर देता है, और जो कॉपी चेक करता है उसको भी पता लग जाता है कि अच्छा भाई बच्चे को नॉलेज है, तभी उसने ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो पी क्या है, पी एक मिड पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कंसीडर कर लिए। तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ यहाँ पर। अगर ये एक मिड पॉइंट है तो किस किस के बीच में, जो आप लिख दो, ये ए था ना, हाँ ये ए था, तो ऐसे लिखो यहाँ पर कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू x1 अपॉन x2 और अपॉन टू। x1 की वैल्यू कितनी होगी, मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस, और x सॉरी ये x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x2 की वैल्यू है 9। तो कितना आ गया मेरे पास, 9/2, ठीक है। ये यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये 9/2 है, और ये 0 कॉमा ये सॉरी ये 0 कॉमा नहीं था, ये था 6 कॉमा था, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, तो मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो हटा ही देता हूँ। तो ये ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,1, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, ये यहाँ पर पूरा डायग्राम हो गया खराब, ठीक है। तो ये है 6, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, 6, और x2 की वैल्यू कितनी है, 9। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 9, और इनको प्लस करके लिखो, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। ऐसे ही वाई का फॉर्मूला लगाओ, y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y1 है यहाँ पर 1, और y2 कितना हो जाएगा, 4/2। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर AC के बीच में ही मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, और P जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो मैं इसके बीच में भी अप्लाई करूंगा। तो ऐसे लिखो, P इज द मिड मिड पॉइंट ऑफ PBD। तो मिड पॉइंट है तो हम फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो देखो यहाँ पर इसको हम अब इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ये x1 हो गया, और ये x2, और यहाँ पर इसको दे देते हैं हम, मैं इधर लिख देता हूँ ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी p, और x1 की वैल्यू होगी p, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी 7/2। इक्वेशन नंबर इसको यहाँ पर 3 दे दो। अब ऐसे ही y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो y1 की वैल्यू, सॉरी ये जो है यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,
और y2 कितना है यहाँ पर q, ये q और अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब देखो हमको कहता क्या है, ये जो x की वैल्यू 5 15 अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1 से आई, और ये जो x की वैल्यू p प्लस 7 अपॉन 2, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि ये भी तो ये मिड पॉइंट है, इन दोनों अब्सीसा को एक दूसरे के इक्वल कर देना है। तो ऐसे लिखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इम्प्लाई दैट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू 15 अपॉन 2 है, तो ये 15 अपॉन 2 वैल्यू को हम किसके इक्वल करेंगे, ये जो आप इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हो जिसमें p अपॉन p प्लस 7 अपॉन 2 लिखा है, इनको एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो 2 से 2 हट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू p प्लस 7, 7 को आप इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइनस, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8। ठीक है, तो हमारे पास p का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, p की जो वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हम वैल्यू निकालते हैं q की। तो q देखो यहाँ पर कितना है, q कैसे निकालोगे, q ये जो y का y की वैल्यू निकली, इसको मतलब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 इम्प्लाई दैट, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 को किसके इक्वल करना है 2 प्लस q अपॉन 2, 2 से 2 हट गया तो कितना आ गया 5 इक्वल टू 2 प्लस 8, 2 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3, तो हमारे पास q की वैल्यू निकल गई। अब देखो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये q एक, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा है, क्या बोला है, अब इसने बोला कि आप इसको एक, ये मतलब ये आपको चेक करना है क्या ABCD एक रेक्टेंगल है या नहीं है। तो देखो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो P, जहां भी P और Q आ रहा होगा उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो ये जो B पॉइंट है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, P, 2 थे, तो P की वैल्यू अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 2। और यहाँ पर मैं यहीं इक्वल करके लगा देता हूँ। तो 7, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7, 7, Q है, और Q की वैल्यू हमने 3 निकालनी, तो कितना आ जाएगा 7, 3। तो ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको जो है मतलब इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपको किस किस के बीच में। अब इसके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं A और C के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ। तो AC इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर y1 और x1 की वैल्यू कितनी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर तो देखो ये 6,1 है, और ये कितना है 9,4। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6,1 है और एक है 9,4। तो इनके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो देखते हैं कितना आंसर, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 माइनस, और x2 की वैल्यू है 9, y1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3, और यहाँ भी माइनस का 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया 9 + 9, और 9 + 9 18, और 18 को आप कैसे लिख सकते हो यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिख दिया मैंने। अब अब मुझको किसके बीच में अप्लाई करना है, देखो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए जा रहा हूँ, मतलब डायगोनल निकाल रहा हूँ यहाँ पर BD के बीच में 8,2, 8,2 और 7,3। तो 8,2, सॉरी 8,2 और 8,2 और 7,3।
तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला 8,2 और 7,3 के बीच में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो कितना था हमारे पास, BD था, तो हम BD निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा BD, तो BD इक्वल टू, फॉर्मूला जरूर लिखना आप। तो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x1 कितना है 8 माइनस, और x2 कितना है यहाँ पर 7 का ये होल स्क्वायर लगा दो। उसके बाद में y1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इतनी यूनिट्स आ गई। तो क्या दोनों एक जैसे आए? एक जैसे तो नहीं आए, तो हम लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू BD, मतलब दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आए। तो अब आप क्या लिखो, आप लिख दो कि दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आप इसको ये सारी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको वो सीधा ऐसे ही लिखना होता है। अपनी लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो। आप लिख दो, ऐसे लिखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, डायगोनल्स ऑफ आ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट here both diagonals are not equal। तो लिख दो, hence ABCD is not a rectangle। तो बस यही दिखाना था हमको। 3 नंबर का क्वेश्चन था, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो समझो जरा क्या है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, a कॉमा माइनस। और मैं जैसा कुछ मैंने पिछले वाले वाले जो पीछे अभी बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, देखो हमको डिस्टेंस एक पॉइंट दे रखा है a कॉमा माइनस b, और इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से। तो कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, ये सीधा लिख देंगे कि इसकी जो डिस्टेंस होगी माइनस b होगी, और यही गलत हो गया। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर इसका b है। और आप कहोगे b क्यों है? बी इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। कोऑर्डिनेट भले से ही वो माइनस में लिखा हो, लेकिन हम माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करते। जरा समझो, जैसे हमने एक यहाँ पर हम इसका कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में हमको a कॉमा, देखो क्या है यहाँ पर, a कॉमा माइनस बी, ये है। x कैसा है, प्लस का है, और y कैसा है, माइनस का है। तो हम कहीं भी ले लेते हैं भाई, ये a की वैल्यू कुछ भी होगी। तो लेट से x जो है, पहले ये देखो x की वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है यहाँ, और y की वैल्यू निगेटिव कहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो कहीं हम यहाँ ले लेते हैं, आप ये ले लो, ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ आएगा a कॉमा माइनस बी। अब इसका मतलब क्या हो गया, बाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है, बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसकी, वो कितनी है a, और x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो है b। अब आप कहोगे माइनस, माइनस नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको डिस्टेंस के साथ में ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो, ये है b, और ये जो है ये है a। तो ये जो है ये x एक्सेस है, x एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है a b, और ये बाई एक्सेस है, बाई एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की a। मैंने माइनस नहीं बोला है। तो कितना आंसर हो जाएगा b। जिन बच्चों ने वो गलत कर दिया होगा उनका गलत हो जाएगा वो। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन जानबूझ कर उसने ऐसा रखा है, तो आंसर कितना है यहाँ पर, ये सी ऑप्शन इसका। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने अच्छे से क्लियर करते जाओ। 1 नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन था। अब देखिए दो क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। प्रूव दैट अब्सीसा ऑफ अ पॉइंट पी विच इक्वी डिस्टेंस। देखो समझो जरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि
हम आप इसमें जो है एक लाइन जो है सीधी सी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दो और हो जाएगा। प्रूव दैट अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है हमारे पास पी, ठीक है। पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स, तो हम इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कंसीडर कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अब्सिसा, अब्सिसा किसको बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये अब्सिसा है, ये एक्स की जो वैल्यू होती है वो अब्सिसा होती है। क्योंकि ये आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, उसना ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। और ये ऑर्डिनेट है, वाई की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। प्रूव दैट अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स विद coordinates 7 a or sorry 7 1 and 3 5 is 2 more than its ordinate। तो ये कह रहा है कि भाई आप ये प्रूव करो कि x बड़ा होता है y से और कितना ये, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। या फिर आप ये भी कर सकते हो, तो एक ही बात है दोनों का, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो अब्सिसा होता है, और ये तो लिखा है अब्सिसा इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, इसका इसका ऑर्डिनेट कितना था y, इससे बड़ा है, तो ये हमको प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब दो पॉइंट है, मैंने आप एक उसको आप ऐसे ले लो, इसको यहाँ ए दे दो 7 1 इसके कोऑर्डिनेट्स, और ये दूसरा है यहाँ पर, इसको आप ये दे दो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसा डायग्राम बना दिया, इसको तो उसमें रिप्रेजेंट करो कार्टेशियन प्लेन में। अरे मत करो, कौन कह रहा है कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसने कहीं बोला भी नहीं है। और आपको ये सब, उसको एक डायग्राम से सिंपल सी चीज इसको दिखा दो कि भाई हमने कुछ ऐसा ऐसा है, और ये दोनों ऐसे डैश भी लगा दिया ना, वो समझ जाता है एग्जामर, मैथ का टीचर है, उसको पता होता है कि क्या है। तो ये पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ये हमने लेट कर लिए, ये ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आती नहीं है, ये सब मैंने कहीं थ्योरी व्योरी लिखी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एग्जाम में मार्क्स नहीं काट सकता है। क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज होता है, वो सारी थ्योरी का, सब थ्योरी लिखी हुई होती है उसके अंदर, वो समझ जाता है एग्जामर की उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। डायग्राम के बहुत बड़ा एक अपना रोल होता है समझाने में, और वो आपकी थ्योरी पढ़ेगा फिर तो समझ रहे हो ना। अब देखो तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये जो एपी है और ये जो बीपी है, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले हम एक एपी के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो एपी इक्वल टू, तो अब जब मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने पहले तो ये लिखा था x1 माइनस x2, तो मैं दोनों से दिखा रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं होता है। और कुछ बच्चों के मन में ये विचार चलता रहता है कि ये गलत होगा। अब देखो किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हो, तो मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी होती है आप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि ये, हाँ, इसको मैं x1 y1 और इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7 और होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है ये 1 होल स्क्वायर। अब यहीं छोड़ दो, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, बीपी निकालते हैं, पी पी, तो बीपी के अंदर भी यही फॉर्मूला। तो मैं इसको इसको दे देता हूँ x1 y1, ठीक है, ये मैंने बीच में कहीं कहीं कॉमा नहीं लगाया, आप लगा लेना। तो अब यहाँ पर x2 कितना है, x2 हमारे यहाँ पर x माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर लगा दो, प्लस, और y यहाँ पर y2 कितना है, y2 देखो y2 कितना है यहाँ पर y माइनस, और y1 कितना हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, दोनों को एक दूसरे के इक्वल। इक्वल डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने का मतलब ए पी इक्वल टू बी पी। अब ए पी की वैल्यू लिखते हैं हम, तो ए पी कितना है यहाँ पर, ए पी है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर और बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीपी कितना है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट, दो ये जो स्क्वायर रूट ऑपरेट हो रहा है दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करने से ये होता है, देखो समझो, अगर मान लो कोई नंबर है मेरे पास, ये a ले लेता हूँ और इस नंबर पर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर सॉरी स्क्वायर रूट ऑपरेटर और स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाते ही ये आ जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है ऐसी b, और यहाँ पर b पर स्क्वायर तो, और ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो ये हट जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब हम ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा इधर, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है ए स्क्वायर। देखो बच्चों को ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। कभी आप सोच रहे हो कि वो कोई आपको ये कोई 9th क्लास की आइडेंटिटी बताएगा कि कोई चैप्टर आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। मैं सीधा लिख रखा हूँ यहाँ पर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 7 टू जा 14x, सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2y इक्वल टू, अब यहाँ पर x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, y का स्क्वायर कितना आ जाएगा y स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, कैंसिल कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से, मैं यहाँ पर कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों एक ही जैसे हैं तभी कैंसिल हो रहे हैं। कभी आप सोचो कि देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का, ठीक है, तभी कैंसिल होते हैं, वरना ऐसा कैंसिल नहीं होते कि आप पता लगा आपने इसको कैंसिल अपोजिट साइन थे फिर कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। देखो ये प्लस का 1 है और ये 49 है, तो ये सीधा कितना कर सकता हूँ मैं 50। अब माइनस का यहाँ पर कितना बचा 14x और कितना बचा माइनस का 2y, यहाँ पर कितना बचा है, देखो इनको दोनों को प्लस कर लो, 9 को और 25 को। अपनी मर्जी होती है आप भाई कैसे करना सॉल्व चाहते हो क्वेश्चन को, और ऐसा नहीं कि मतलब सारी चीजें जैसे मैं कर रहा हूँ आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको मेरा ये वाला तरीका पसंद नहीं आता है। तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 10y। तो हमारे पास ये, मैं इनको हटा देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई, गलती कुछ नहीं हुई, हमने सब कुछ लिख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब एक्स एक्स को वाई वाई को सबको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये 34 लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो, पूरे सिस्टम को इधर ला सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो 50 है इस 34 को इधर ले जाता हूँ, ये इधर आपका माइनस का हो जाएगा। ये जो 34 है इधर प्लस का है, इधर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये 14x इधर माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 14x, और इसके साथ में ये माइनस का 6x लिख देता हूँ। अब देखो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये है हमारे पास 2x 2y, माइनस का इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 10y। अब हमको इनको मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 50 मतलब 34 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ गया और 1। अब देखते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 14x माइनस 6x, तो 40 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस का 8y, तो मैं इधर कर देता हूँ। अब इसमें से जो है आप 8 बाहर निकालो, तो 16, 8 बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई। इस 8 की टेबल से 16 को कैंसिल करो 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई, यही तो प्रूव करना था हमें कि x माइनस वाई इक्वल टू प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, हैंस प्रूफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए
और देखो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं कि आपके फंडामेंटल क्लियर हो, अगर नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाला। तो जैसा मैंने कहा, देखो अगर आपको मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, तो दोनों माइनस के हैं तो कहीं यहाँ पर आएगा ये, और मैं इस पॉइंट को पी कुछ भी दे दो आप, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो आप, ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस जो बाई की डिस्टेंस होती है, और वाई की डिस्टेंस कितनी है 4। समझ रहे हो आप? और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है 3। तो इसमें जैसे उसने पूछा है कि आपको बताना है, डिस्टेंस बताना है इन कोऑर्डिनेट्स की एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस बतानी है, तो कितनी है यहाँ पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब आप एक्स वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो और वाई वाले कोऑर्डिनेट को पकड़ो। वाई वाला कोऑर्डिनेट है -4, लेकिन आपको माइनस नहीं लगाना, डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती है, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा वी, ये वाला आंसर बी आंसर इसका। समझ गए हो? तो चीजों को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगेगा कि ये तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, ये तो एक्स एक्स की डिस्टेंस, ये वाई एक्स की डिस्टेंस है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जितना चीज़ों को अच्छे से सिंप्लीफाइड करके समझोगे उतना ही आपका आंसर ठीक निकलेगा, एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कराने से पहले जरा समझ लो कि ये एक्चुअली क्या है, क्या क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया ट्राई सेक्शन। ये ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन दे रखे हैं, जरा समझो। यहाँ पर ए बी, मैं इसको अलग दूसरे वाले डायग्राम पर, दूसरे वाले पेज पर आपको बताता हूँ। तो ए बी है हमारे पास में, एक हमारे पास लाइन है, और इसके मैं बिल्कुल वही पॉइंट लूंगा, ए समझने की कोशिश करना आप, ये बी है, और बीच में इसमें पी और क्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं पी पॉइंट ले लेता हूँ और ये क्यू पॉइंट। अब देखो उसने बोला है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, ए पी एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू दूसरा लाइन सेगमेंट है, और क्यू भी दूसरा तीसरा लाइन सेगमेंट है। और ट्राई सेक्शन मतलब ये 3 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं और तीनों के तीनों बराबर है, मतलब तीनों की डिस्टेंस, अगर ये देखो सुनो, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ये कोई मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर का कोई डिस्टेंस ले लेता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो एपी आप देख रहे हो ना, ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये जो पी क्यू आप देख रहे हो, सॉरी ये आगे चला गया थोड़ा, ये जो पी क्यू है ये 2 सेंटीमीटर का है, और ये जो क्यू भी है ये भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ट्राई सेक्शन का मतलब कि ये तीनों के तीनों सेक्शन कौन कौन से, एपी, पी क्यू और क्यू भी, ये तीनों की डिस्टेंस बराबर है, 2-2 सेंटीमीटर कहेंगे। ये 1-1 के हो सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, आप कितने की भी ले लो। 3-3 का ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब तीनों पार्ट इक्वल है, आप समझ रहे हो? तो जब अगर आपको रेशियो निकालना है, ठीक हो, अगर तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप। अब बहुत ही काम की चीज है जो आपको समझनी चाहिए। तो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब ये जो है पी है, ये पी है, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे, इसी डायग्राम को मैं ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने अब क्यू को हटा दिया, यहां से क्यू ये जो पॉइंट था इसको हटा दिया, तो 2 + 2 4 हो गया। तो क्या मैं बोलूंगा कि ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए रेशो निकालने के लिए क्या होता है, एपी अपॉन पीबी। तो एपी एपी कितना है यहाँ पर, ये 2 सेंटीमीटर,
और ये पीवी कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 2 की टेबल से कट कर दो 1/2, तो रेशो कितना आ गया 1:2। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो एपी है एपी, ये जो पी पॉइंट है इस एबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। आप समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है ये। लेकिन मैं यहाँ पर रेशो है तो ऐसा नहीं बोलूंगा ये 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेशो कुछ भी हो सकते हैं। तो बस आप समझो जरा। उसके बाद में अब मैं क्यू पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ। तो क्यू पॉइंट को जब मैं कंसीडर करूंगा, देखो क्यू, अब मैं यहाँ पर ए और बी ले रहा हूँ, क्यू पॉइंट को मैं भूल गया, वो सॉरी पी पॉइंट को भूल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर होगी। मैं वही वाले एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये अभी जो मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये मैं खुद मैंने आपको बताया। आप 8 कुछ भी ले सकते हो, आप 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, उसी हिसाब से आपका आंसर आता है। मतलब रेशो नहीं बदलेंगे, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़े बहुत नंबर अलग आ जाए, लेकिन रेशो सेम रहेंगे। तो फिर ये जो क्यू पॉइंट है ये जो क्यू पॉइंट है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो को डिवाइड करने का मतलब ए क्यू अपॉन, भाई यही तो होता है, फ्रैक्शन ही तो होता है क्यू भी। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है 4, और बी क्यू की वैल्यू कितनी है 2, कैंसिल कर दो, तो 2/1, तो किस रेशो में आ गए 2:1। तो ये जो क्यू पॉइंट है इस पूरी लाइन को ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा था, और ये जो यहाँ पर हम ए बी ले रहे थे और इसमें पी पॉइंट था, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, ये कर रहा था 1:2। आप समझ रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब उसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था, ये एक बहुत सारे क्वेश्चन ए, देखो ये पूछा है, ये इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एपी अपॉन पीवी। एपी, तो देखते हैं भाई, एपी एपी अपॉन ए बी है शायद, ए बी अपॉन पीवी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। तो ए बी अपॉन पी पीवी। ए बी का क्या मतलब हो गया, ए बी टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर कितनी ली 6, और पीवी कितना है यहाँ पर पीवी, तो पी देखो पीबी, ये पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करो, 2 की टेबल में ऊपर 3 नीचे 2। अब इस 2 से जब आप डिवाइड करोगे ये आएगा 1.5। ठीक है, 2 से ऐसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, तो कितना आ गया 1.5। यही पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पर आगे क्या है, या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर पूछ सकता है कि 3:2, या फिर उसने ऐसा आंसर पूछा है डेसिमल। तो देखो तो यहाँ देखो, अब कुछ बच्चे तो जल्दी जल्दी में ये लगा देंगे कि भाई यही कुछ मेरा तो उनका आ रहा होगा 3/2, वो ठीक भी निकाल रहे होंगे, लेकिन उनको लगा होगा यार शायद मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है, शायद 2/3 आना चाहिए। अरे भैया आपका 3/2 ये लिखा, ये यही तो है 3/2, इसको हटा दो नीचे, तो कितना आ जाएगा 15/10। 5 से कैंसिल कर दो, 5 नीचे 2, 5/2 आ तो गया आपका आंसर। इसलिए वो जल्दी जल्दी के चक्कर में एक नंबर के क्वेश्चन जरूर होते हैं ये, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि ऊपर ही रखें एक नंबर एक नंबर। आपको एग्जाम में एक नंबर ऑब्टेन करना है, वहां पर एग्जाम में एक नंबर करना नहीं है। आप समझ गए हो। तो ये अब इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया रेशो कैसे निकाले जाते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, या तो रेशो रट्टा मारो, ठीक है, ट्राई सेक्शन वाला रट्टा मारने का तरीका, या तो आपको रट्टा मारो, ठीक है, या फिर भाई इनको कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, रट्टे मारने से काम चलता नहीं है, आप कितने रट्टा मारोगे, ऐसा तो नहीं है कोई एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाने चाहिए। तो ये हम जो है, अब देखो हम नेक्स्ट मतलब कुछ ऐसी थोड़ी वीडियो आएंगी जिसमें मैं पिछले साल के केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, फिर दूसरे वाले एक जैसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं उसके बाद में जो दूसरे लाइन्स एंड एंगल जो भी कुछ होगा, लाइन्स एंड एंगल्स तो नहीं यहाँ पर, और जो ट्रिग्नोमेट्री होगी, सारे क्वेश्चन में मतलब अलग से एक मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग सॉल्व कर दूंगा, नंबर सिस्टम के अलग सॉल्व कर दूंगा, पॉलिनोमियल के अलग सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं।